आप लोग आए आप सब ठीक होंगे और अभी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं अपना अगला पार्ट। एक्चुअली मैंने लास्ट पार्ट की रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से वो वीडियो आपको प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाई। कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिकॉर्ड करके आपको भेज देते हैं। 1 मिनट, चलिए देखते हैं। सेक्शन नंबर है 29। सेक्शन नंबर 27 8 तक हम जो पहले कर चुके हैं, अब सुनते हैं सेक्शन नंबर 29। तो बात करते हैं राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनरशिप इंटरेस्ट। देखो दो टर्म होती है, एक है ट्रांसफरर, एक है ट्रांसफरी। सबसे पहले दो टर्मिनोलॉजी समझिए आप। एक हमारे पास ट्रांसफरर और एक हमारे पास ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो बंदा होता है जो अपना राइट किसी को ट्रांसफर करता है। हु गिव्स, जो अपना राइट किसी को देता है वो है ट्रांसफरर। और ट्रांसफरी कौन है? जो टेक्स, यानी कि जो राइट लेता है वो है ट्रांसफरी। ठीक, दो चीजें हो चुकी। जो अपना राइट किसी को देगा वो होगा ट्रांसफर, यानी जो अपना राइट ट्रांसफर करेगा वो होगा ट्रांसफरर। और जो राइट ट्रांसफर को एक्सेप्ट करेगा वो होगा ट्रांसफरी। तो जो बंदा किसी भी पार्टनर के राइट को ट्रांसफर, जो राइट किसी पार्टनर ने अपना राइट ट्रांसफर करा है, वो ट्रांसफर करेगा ही राइट को एक्सेप्ट करता है या कहीं तो परचेज करता है, उस बंदे को कहते हैं ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी को क्या क्या अधिकार होंगे वो हमारा बात करता है सेक्शन 29। मेजोरिटी में आपको बता देता हूँ, उसे कुछ अधिकार नहीं दिए जाते। उसका अधिकार कहीं ना कहीं शेयर प्रॉफिट का होता है मेजोरिटी तौर पे, और बाइंडिंग अप के टाइम पे कुछ थोड़े बहुत अधिकार आ जाते हैं। बाकी मेजोरिटी जो अधिकार होते हैं वे अधिकार उसे नहीं मिल पाते। A share is in a partnership is transferable like any other property। ठीक, सही बात है। जो जो पार्टनरशिप का शेयर है पार्टनर के, वो ट्रांसफरेबल है किसी भी और प्रॉपर्टी की तरह। बट द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। द assign of a partners is interest by sale, mortgage और otherwise cannot enjoy the same right and privileges। हमने ऊपर ही पढ़ा था एक जगह, हमने वहां पे पढ़ा था कि जो राइट होते हैं अगर ड्यूरिंग द बिजनेस ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द बिजनेस कोई पार्टनर राइट ट्रांसफर भी करना चाहे या कर देता है, तो उसे जो आएगा बंदा उसे पार्टनर हम नहीं मानेंगे, उसे पार्टनरशिप वाले सारे अधिकार नहीं मिलेंगे। कंटिन्यूइंग बिजनेस में आएगा तो, और बाइंडिंग अप के करके आया तो फिर वो नया पार्टनर बनेगा, फिर उसे सारे के सारे अधिकार मिल जाएंगे। यही कह रहा है इस बारे में। क्या क्या राइट नहीं मिलते जब कोई बंदा कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप में आता है एज अ, क्या बोलते हैं अपना, एज अ पार्टनर। वो पार्टनर नहीं होता पर वो शेयर खरीद के आता है। जब कोई बंदा किसी कंटिन्यूइंग बिजनेस में किसी ओल्ड पार्टनर का शेयर खरीद के आएगा, उस केस में उसके पास कंटिन्यूइंग बिजनेस के अंदर ये तीन अधिकार नहीं होते। कौन कौन से अधिकार है? वो इंटरफेयर नहीं कर सकता बिजनेस, वो टांग नहीं अड़ा सकता अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में। नहीं कह सकता मैं खरीद के लाऊंगा सामान, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे, शांति से बैठो। ऐसा कहेंगे वो जो पार्टनर्स उस बंदे से। दूसरा, वो ये नहीं कह सकता मुझे अकाउंट खोल के दिखा दो। तीसरा, वो ये नहीं कह सकता कि मैं इंस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ उन अकाउंट्स को जो आपने मुझे दिखाया है। ना आप अकाउंट देख सकता है ना उसे इंस्पेक्शन देखना, अलग चीज है। इंस्पेक्शन अलग करवाना, इंस्पेक्शन करवाना कि थर्ड बंदे से चेक कराना कि भाई देखो, जैसे सी है, सी से चेक कराना कि भाई देखो ये अकाउंट सही से बने हैं प्रॉपर्ली या नहीं। इंस्पेक्शन करना वो ऊपर से अपने 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 आप देख लेना खुद से। तो दोनों में फर्क है। ना अकाउंट्स मंगा सकता है देखने के लिए, ना उनको चेक करवा सकता है। कौन बंदा? जो किसी पार्टनर का शेयर खरीद के आया है कंटिन्यूइंग बिजनेस के अंदर। He is also entitled to receive the share of profit of transferring partner, and he is bound to accept the profit and loss by the partner. He cannot challenge that account। समझो, ये कह रहा है सिंपल सी बात है यार। उस बंदा आया है तो उसे प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। हम चलो ये अधिकार नहीं दे रहे, बात ये उसको प्रॉफिट भी देंगे तो कोई बंदा क्यों खरीदेगा किसी का राइट? ये बताओ ना, अगर प्रॉफिट भी नहीं देंगे तो कोई बंदा क्यों खरीदेगा किसी के राइट? कोई नहीं खरीदेगा ना, किसी इंटरेस्ट रखा है पैसा खर्च करने में बात के। तो वही कह रहा है कि सर अधिकार दिया जाएगा, सर राइट तो प्रॉपर दिया जाएंगे, भले ये वाले राइट तो दिए जाएंगे, लेकिन सर शेयर का जो मतलब प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट में वही राइट वही रेशियो रहेगा। मानिए देखो, समझो तीन पार्टनर थे ए बी सी, ए बी सी, तीन पार्टनर थे। इनका रेशियो था 1:1:1। ठीक, अब सी ने अपने राइट ट्रांसफर करे, सी की जगह आया वो केडी, सी लाया केडी को। अब अगर सी केडी को लागा, सी ने केडी को अपने राइट ट्रांसफर किया तो केडी सी की जगह आ गया। तो केडी का भी रेशियो यही रहेगा, 1:1:1। रेशियो नहीं बदलता, ये कहना चाह रहा है। केडी को प्रॉफिट मिलेंगे इसी रेशियो में, लॉस भी भुगतेगा इसी रेशियो में। लेकिन एक कैच है, अगर केडी को ये लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरे साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं, ए और बी प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं या एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा तो दिखाएंगे नहीं। एक्स्ट्रा दिखाएंगे तो केडी चुपचाप रख लेगा क्योंकि उसका ही फायदा है। लेकिन अगर कम दिखाएंगे तो उस केस में केडी के पास कोई अधिकार नहीं रहते कि वो किसी कोर्ट या आर्बिट्राज एर्बिट्रेशन में, किसी कोई भी कोर्ट या एर्बिट्रेशन में चैलेंज कर सके बचे हुए पार्टनर को। उसके पास ये चैलेंज करने का अधिकार नहीं रहता।
कि वो अकाउंट्स को चैलेंज कर सके कि मेरा प्रॉफिट कम दिखाया है जिससे मुझे कम पैसा मिला। ऐसा वो नहीं कर सकता, जितना मिला चुपचाप रख के घर जाएगा वो। तो क्या क्या चीज नहीं कर सकता वो, देखो दोबारा से देख लो, जब भी कोई बंदा किसी पार्टनर के इंटरेस्ट खरीद के पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता है, उस केस में उसे कुछ अधिकार नहीं दिए जाते कंटिन्यूइंग बिजनेस के अंदर। जब बिजनेस चल रही है उस टाइम पे क्या, जब बिजनेस चल रही है वो बिजनेस के काम में टांग नहीं आ सकता, डे टू डे ऑपरेशन में ना ये करूंगा मैं वो करूंगा, वो कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठेगा। दूसरा, वो अकाउंट्स में नहीं मांग सकता ना मुझे अकाउंट ला के दिखा दो। तीसरा, वो अकाउंट को किसी से इंस्पेक्ट नहीं करा सकता, किसी भी बंदे से। उसे प्रॉफिट उसी रेशो में मिलेगा जिस रेशो में पुराने पार्टनर को मिलता था। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि प्रॉफिट कम है तो उस केस में उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई भी अकाउंट या बुक चैलेंज कर सके। अब हो गया बात डिसोल्यूशन की, कि सेम केस है, अब भी पार्टनर ने ट्रांसफर करा, वो इंजॉय कर रहे थे, जो बंदा केडी आया था केडी प्रॉफिट एंजॉय कर रहा था, लॉस सफर कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा था सारा काम। एक दिन आया कि अब मान लो पार्टनरशिप 5 साल की थी, 3 साल पहले केडी आया था, 2 साल हो चुके थे उससे पहले, 5 साल हो गए पूरे, अब टेन्योर हो गया खत्म, तो पार्टनरशिप बंद होगी। भाई टेन्योर खत्म होने के बाद तो पार्टनरशिप बंद होती है, सबको पता होगा ना, इतना तो बेसिक फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ लिया। तो जैसे ही टेन्योर खत्म होने के बाद पार्टनरशिप बंद होगी, उस केस में क्या होगा, उस केस में इसके पास जो अधिकार आएंगे वो थोड़े एक्स्ट्रा अधिकार आ जाते हैं। क्या समझे, on the dissolution of a firm or retirement of the transferring partner, the transferee will be entitled again the remaining partner to receive the share in the asset of the firm। तो जो फर्म की एसेट थी, फर्म की प्रॉपर्टी थी, जैसा फर्म की एसेट या फर्म की प्रॉपर्टी में सी का अधिकार था उतना, अब वो उतना अधिकार केडी का हो जाएगा, क्योंकि भाई केडी ने सी को पैसे पे करे हैं। तो जो पैसे किस वजह से पे करे थे, उसकी एसेट की वजह से तो पे करे थे ना, जो एसेट बिजनेस के अंदर बढ़ी है। तो मान लीजिए फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सी तो है नहीं पैसे लेने के लिए उस, या उन एसेट में अपना हिस्सेदारी मांगने के लिए। अब केडी हिस्सेदारी मांग सकता है बिजनेस बंद होने के बाद। बल्कि ऊपर ऐसी कोई हिस्सेदारी अकाउंट अकाउंट को नहीं मांग पा रहा था, क्योंकि वो बंदा बाहर ही बनता था, बाहर से आया था, उसके ऊपर हमें इतना ट्रस्ट नहीं था कि वो अपने अकाउंट खोल के दिखा दे दूरी चलती हुई बिजनेस के अंदर। लेकिन जब बिजनेस बंद हो रही है तो अब उसे हमें, अब उसकी जो फर्म में का शेयर होगा उसकी हिस्सेदारी उसको देनी ही पड़ेगी। ठीक, उस केस में उसके पास अधिकार है कि वो उस डेट के अकाउंट मंगा सके, ताकि वो चेक कर सके, ताकि वो असेस कर सके कि उसकी हिस्सेदारी कितनी आ रही है उन एसेट में, और वो उन एसेट्स को अपनी हिस्सेदारी को मांग सके। तो लास्ट में अकाउंट मांग सकता है पार्टनर, वो जो पार्टनर की बिहाफ में आया है या पार्टनर का शेयर खरीदता है, बिल्कुल मांग सकता है, डिसोल्यूशन का टाइम मांग सकता है। लेकिन क्या ड्यूरिंग द बिजनेस मांग सकता है? बिल्कुल नहीं मांग सकता। एक और चीज, सेक्शन 31 कहता है कोई भी बंदा पार्टनर की तरह नहीं आ सकता जब तक उससे उसके बारे में सारे पार्टनर सहमत ना हो। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर 4 पार्टनर है तो 3/4 की मेजोरिटी वो 4/4 की मेजोरिटी लगती है, तब जाकर कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, यानी कोई भी पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक, ये वही सब कह रहा है कि जो बिना पार्टनर की मर्जी किसी को एडमिट नहीं कर सकते, किसी को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये सब तो चिल्लर बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे छोटे बच्चे की बात। छोटा बच्चा मतलब कि माइनर वाला, टॉफी वाला, 18 साल से 80 माइनस वाला। 80 प्लस तो आप बहुत देखते हो, मतलब बहुत जानते हो, लेकिन 80 माइनस वाला बच्चा है। सेक्शन नंबर 30 की बात करता है। सेक्शन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अपने पढ़ा था कि जो माइनर होता है वो इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, और माइनर के साथ करे गए सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। वॉइड एब इनिशियो होने का मतलब ऐसा है कि इन कॉन्ट्रैक्ट को माना जाता है कि ये जब से बने हैं तभी से गलत है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जब से बने थे तभी से गलत बने हुए माने जाएंगे, उन्हें कहेंगे वॉइड एब इनिशियो। इन्हें वॉइडेबल नहीं कहेंगे, इन्हें कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिंपली समझिए। मान लीजिए 2 पार्टी है, ए पार्टी और बी पार्टी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में वो केस होता है कि जो एक पार्टी होती है उसके पास अधिकार होता है, चाहे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे और चाहे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दे, उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि उस पार्टी के पास अधिकार है, चाहे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दे या उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, उसे कहते हैं वॉइडेबल। ठीक है ना, तो बेस में आपको इसका बेस दे चुका। तो पार्टनर के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ते हैं या आप मेरे साथ पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कि, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक सेक्शन है जो इस बारे में बात करता है कि माइनर जो होता है, जो छुटका बच्चा होता है, जो टॉफी खाने वाला बच्चा होता है, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है एग्रीमेंट बनाने का। अगर उसके साथ कोई एग्रीमेंट बना लेता है तो उस केस में जो बंदा एग्रीमेंट बनाएगा उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वो उसे ले जाकर श्यू करके कोर्ट में उससे कुछ चीज क्लेम कर सके।
ठीक। ए माइनर कैन नॉट बाउंड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज void एंड नॉट voidable। ठीक, ये बता चुका मैं। Therefore, a minor cannot become a partner in a firm because the partnership is founded as a contract। पार्टनरशिप कैसे बनती है, हमने पढ़ा सामने, डीड होती है, चाहे ओरल हो या रिटर्न हो, लेकिन जनरली ओरल नहीं प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे, लेकिन डीड तो होती है ना। अब माइनर के तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट चाहे ओरल, कॉन्ट्रैक्ट तो खैर ऑल रिटर्न ही होता है, लेकिन डीड भी नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें भी ओरलिटी में भी उसको कोई ना कोई गारंटी लेनी पड़ती है। उसको टॉफी खवा के कह रहे हैं, उसे टॉफी खवा दी तो छोटा बच्चा वो बोल रहा है, सामने रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा चला रहा है, क्या छोटा बच्चा बोल रहा है, हाँ बिल्कुल मैं ना पूरे लॉस के लिए लाइबल। तो क्या वो लाइबल रहेगा? नहीं रहेगा ना। छोटा बच्चे को आपने बहला के बुलवाया, क्यों रहेगा? इसलिए कहा है कि छोटे बच्चे का कॉन्टैक्ट वाइड, छोटा बच्चा कॉन्टैक्ट में ही एंटर नहीं कर सकता, उसको इतनी सोच समझने की क्षमता ही नहीं होती, तो उस केस में हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन उसे टॉफी खवाने के लिए पार्टनर, चॉकलेट खवाने के लिए पार्टनर बना सकते हैं। टॉफी चॉकलेट का मतलब उसको प्रॉफिट या मलाई खवाने के लिए पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन वो लॉस में हिस्सेदारी नहीं लेगा। अगर किसी बंदे को हम पार्टनर बनाएंगे, उस बंदे को जो 18 साल से कम का है, छोटा बच्चा है, उस केस में उस छोटा बच्चे को हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं, लॉस में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, लॉस में एक तो उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती, एंड दूसरा सेकेंडली क्या बोलते हैं अपना, ये तो लॉस में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, और दूसरा वो लाइबल नहीं रहेगा पर्सनली, यानी कि उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो उस अमाउंट तक होगी जितने अमाउंट की उसने एसेट की कंट्रीब्यूशन करी है फर्म के अंदर, यानी कि जितने अमाउंट की कैपिटल वो फर्म में डाल चुका, सिर्फ उतने अमाउंट तक के लिए ही वो लाइबल रहेगा, उसकी पर्सनल एसेट कभी नहीं जाती। बल्कि आपने मेरे साथ पढ़ा था कि पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर नहीं होता, तो बचे हुए पार्टनर्स के केस अगर लॉस होता है तो बचे हुए पार्टनर की, यानी जो मेजर पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसके घर की एसेट जा सकती है, लेकिन माइनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। A minor cannot be a partner in a firm, but he cannot be admitted as a beneficial partner under section 30 से beneficial partner बना सकते हैं। In other words, he can validate given a share in a profit। प्रॉफिट एक लॉस नहीं लिखा, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन ये कैसी बना देगा, एक ए बी सी बोला, कल को सी करा है, ए बी सी 3 बंदे थे, कल को सी करा है, नहीं नहीं अपना लड़का हो गया 10 साल का, बेनिफिट लाएंगे उसको, ऐसा कह रहा है सी, तो क्या सी अपनी मर्जी से ले आएगा? नहीं, उसको ए और बी से पूछना पड़ेगा, ए और बी की सहमति लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी कंपलसरी है सारे मेंबर्स की। तो उस केस में उसके राइट एंड लाइबिलिटी क्या होंगे? देखो राइट एंड लाइबिलिटी मैं मेजोरिटी आपको बता चुका। ये माइनर पार्टनर से राइट टू एग्री शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसके उसको मलाई खाने का, चॉकलेट खाने का अधिकार मिलता है फर्म की, यानी प्रॉफिट का अधिकार होता है। वो बुक्स को एक्सेस करवा सकता है, कॉपी भी निकलवा सकता है। अब क्या खुद पढ़ लेगा? उसके पास वो इतना कैपेबल है खुद समझ लेगा? नहीं, वो निकलवाएगा, किसी प्रोफेशनल के पास ले जाएगा, वो क्या उसका लीगल जो गार्डियन होंगे वे सब ले जाएंगे। और अगला, ही कैन sue टू अ पार्टनर फॉर अकाउंट और नॉन पेमेंट ऑफ हिज प्रॉफिट बट ओनली व्हेन सर्विंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नॉट अदरवाइज। तो वो क्या होता है, वो बच्चों और पार्टनर से को भी क्लियर शो कर सकता है कि आओ माली चॉकलेट नहीं दी, माली टॉफी नहीं दे रहे, माली छाछ चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा करके बोलेगा वो, तो कहेगा आओ कोर्ट में आओ, तो बुला सकता है, बिल्कुल अपने प्रॉफिट के अधिकार के लिए वो कोर्ट में बुला सकता है बिजनेस रिलेटेड से। अगला एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए एक बच्चा था छोटा, वो 18 साल का हो गया इस पॉइंट पे होने के बाद 6 महीने के अंदर उसे पब्लिक को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ेगा कि भाई मैं अब इस पार्टनरशिप में रहूंगा या नहीं रहूंगा, उसे पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ेगा। अगर उसने पब्लिक में नहीं बताया कि मैं नहीं रह रहा, इस फर्म में पार्टनर्स की तरह नहीं रहूंगा, तो उस केस में उसे पार्टनर मानते रहेंगे जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा। 6 महीने के अंदर तो उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या बोलते अपना रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मतलब जैसे वो मेजर होएगा या जैसे वो 80+ होएगा, तो 80.6 मंथ में जब तक उसकी एज 18.6 मंथ होगी, उस टाइम तक उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहना चाहता है या नहीं। अगर उसने कहा हाँ, तो उस डेट के बाद की जो ट्रांजेक्शन होंगी उसके लिए वो लायबल रहेगा। उसने कहा ना, तो वो कभी की ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि पहले की ट्रांजेक्शन के लिए तो वो लायबल था ही नहीं माइनर के होने की वजह से। और वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उस डेट के बाद की ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल रहता है, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं रह रहा, उसने फर्म के अंदर तो कह दिया ठीक है मैं नहीं रह रहा, आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा? उसे कम से कम आउटसाइडर को बताना तो पड़ेगा, पब्लिक नोटिस तो देना पड़ेगा कि भाई देखो मैं जा रहा हूँ, अब अगर इस फर्म ने कुछ घोटाला करा या कुछ गड़बड़ करी तो मेरे पास पैसा मांगने मत आना। ऐसा उसको बताना पड़ेगा ना, मित्रों मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हुई तो मेरे पास मत आना, ऐसा बताना पड़ेगा। अगर वो ऐसे पब्लिकली नोटिस नहीं देता, उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको यही मानेगी पब्लिक कि ये बंदा ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर है
और अगर कुछ लॉस हुआ तो उसको बियर करना पड़ेगा। और अब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अब लिमिटेड नहीं रही, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका। अब उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, तो अब उसकी पर्सनल एसेट भी जा सकती हैं। इसलिए कहा गया है कि 6 महीने के अंदर फर्म को भी बता दो और पब्लिक को भी बता दो। जैसे ही तुम्हारे 6 महीने के हो चुके, तुम मेजर हो चुके, 80+ हो, तुम्हें 6 मंथ हो गए, 6 मंथ के विदिन आप पब्लिक को भी बताओ यस और नो। पब्लिक को ही बताओ कि वो पब्लिक बोला, सॉरी, फर्म को ही बताओ। पहले तो फर्म को बताओ कि हाँ या ना, कि तुम्हारी हाँ है कि ना है पार्टनरशिप फर्म के लिए। फिर उसके बाद पब्लिक को ही बता दो यही बात। जो तुम्हारी हाँ है तो पब्लिक को बताओ, ना है तो भी पब्लिक को बता दो। नहीं नहीं, पब्लिक बता दो, नहीं नहीं भाई, हम मैं नहीं करना चाह रहा कंटिन्यू, अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है इस फर्म के टूवर्ड्स। तो पब्लिक समझ जाएगी, ठीक है, छोटा बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब नहीं रहना चाह रहा, अब इसकी लायबिलिटी कोई भी। क्योंकि अगर तुमने इस केस में ही बताया तो तुम हो चुके माई मेजर। अब तुम्हारी लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के रूल के हिसाब से हो जाएगी अनलिमिटेड। तुम नहीं बता, ऑल तो तुम फर्म के अंदर नहीं हो, मानो, समझो यार, एक सेकंड रुको। ये है टाइमलाइन। यहाँ पे हो तुम बड़े, यहाँ पे 6 महीने हो गए, 6 मंथ के विदिन तुमने फर्म को तो बता दिया। तुमने 6 मंथ को बता के विदिन बताया फर्म को, लेकिन पब्लिक नोटिस देने की ध्यान नहीं दी, तुमने पब्लिक में नोटिस दिया 10 मंथ के बाद। जब तुम 80+ हो तो 10 मंथ के बाद तुमने पब्लिक नोटिस दिया। तो इस केस में क्या होगा पता, 6 मंथ से 10 मंथ के बीच की जो मंथ है ना, इन मंथ में जो भी ट्रांजेक्शन हुई होंगी उसके लिए तुम भी लायबल हो चुके हो। ऑल दो तुम फर्म के पार्टनर ही नहीं हो, तुम फर्म के पार्टनरशिप यहीं छोड़ चुके, यहीं लेफ्ट मार दिए, लेकिन फिर भी तुमने पब्लिक को नहीं बताया ना, तो इसलिए तुम ये 6 महीने से 10 महीने की ट्रांजेक्शन जो हुई, या कहें तो जिस दिन से आपने फर्म छोड़ी उस दिन से लेकर पब्लिक नोटिस तक के जो दिन है, इस दिन के लिए आप लाइबल रहोगे सारी की सारी ट्रांजेक्शन के। अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, पर्सनल एसेट जाएगी, घट जाएगा। तो ये हो चुका अब पढ़ते हैं इसकी कोई लाइबिलिटी। देखो, बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी उसकी लाइबिलिटी तो इसीलिए मक्खन रहती है, जितने तक कि उसने ऐसे कैपिटल डाल के सिर्फ होती है, उसकी पर्सनल पर्सनल घर तो जाएगा नहीं ना, सिंपल छोटा बच्चा है। देख लो, जितने का उसका शेयर होगा अपने शेयर के एक्सटेंड तक लाइबल रहेगा। पर्सनल लाइबिलिटी उसकी नहीं रहती, यानी कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है माइनर की। जबकि बचे हुए पार्टनर की हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि एलएलबी के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मेजर पार्टनर की भी। आई होप आपको क्लियरिटी मिल रही होगी अब। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, माइनर कभी हम दिवालिया घोषित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही है, मान पार्टनर को हम उसे दिवालिया नहीं घोषित कर सकते। जो भी फर्म के एसेट वगैरह बिकेंगे, जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार के पास पैसा आएगा उसमें वो माइनर का शेयर देगा, माना कि माइनर कभी भी घाटे में नहीं जाएगा। माइनर हमेशा टॉफी चॉकलेट की हिस्सेदारी आप नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी में आपको बता चुका कि देखो उसको कम से कम 6 महीने के अंदर अपना बताना पड़ेगा। पब्लिक उससे पहले फर्म को बताएगा कि वो रहना चाहता है नहीं, उसके बाद उसे पब्लिक को भी बताना पड़ेगा। अगर उसने पब्लिक को नहीं बताया तो पब्लिक यही मानती रहेगी कि वो पार्टनर है, मेजर भी हो चुका था, उस केस में उसकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। ठीक है ना। देखो, अगर पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो उस केस में लाइबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए, ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डांसिंग से एडमिटिव बेनिफिशियल पार्टनर। तो ठीक है नहीं। अच्छा देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम मिस कर देते, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो फिर आप उस दिन से ही लाइबल हो जाते हो जिस दिन से आपने, ये मैं बताना भूल गया था, पढ़ो। ही बिकम लाइबल टू थर्ड पार्टी ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड एज अ बेनिफिशियल पार्टनर। जिस दिन से वो छोटा बच्चा एडमिट हुआ था पार्टनरशिप फर्म में, उस दिन से सारे एक्ट के लिए वो लाइबल रहेगा। उसने मेजर होने के बाद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, समझो। मान लो छोटा बच्चा है था, यहाँ था वो 80- का, उसने इस जगह लिया एडमिशन, इस जगह हो गया वो मेजर। मेजर होने के बाद 6 महीने बाद आए, 6 महीने बाद उसने कह दिया, फर्म से भी कह दिया कि हाँ मैं लाइबल हूँ, और उसने आउटसाइड नोटिस भी लेट सपोज मान लो दे दिया। नहीं देगा तो वही भारी लोग तो मानते ही है अपने आप, सो मोटो मान लेते हैं, वे तो किया तो भी है इसमें। तो अगर इसने एक्सेप्ट करा है 6 महीने के बाद कि मैं पार्टनर की तरह रहूंगा, तो फिर ये कब से लाइबल रहेगा, जब से ये माइनर के तौर पर आया था, तभी से सारी ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए अपने नोट्स में भी, और हम भी कर देते हैं इसको। ठीक। The share of the property and the profit of the remaining of firms remain the same as he is entitled as minus। क्या उसका प्रॉफिट या लॉस पर कोई इंपैक्ट पड़ता है? नहीं, ज्यादा छोटे बच्चे को मिल रहा था ऐसे ही मिलेगा। ये अब बस ये है कि अब लॉस भी बियर करेगा, पहले लॉस बियर नहीं करता था, अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी जो कि पहले लिमिटेड थे। और अब बस उन सब ट्रांजेक्शन के लाइबल रहेगा उस टाइम से जिस टाइम से वो एडमिट हुआ था एज अ माइनर, जो ट्रांजेक्शन फर्म ने करी है। His right and liability continue to the minor up to the date of the giving public notice। जब लोग पब्लिक नोटिस नहीं देगा जब तक के लिए लाइबल रहेगा, सब पढ़ चुके आप, ठीक है ना।
लेकिन अगर वो नोटिस दे चुका उसके बाद क्या फर्क एक्चुअली लायबल है क्यों रहेगा यार? पब्लिक को बता चुका, चिंगार चिंगार गला फाड़ फाड़ के बता चुका बेचारा बंदा कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैं पार्टनर नहीं हूँ, इट्स ओवर नाउ। तो उस केस में तो उसको बता, उस केस में पब्लिक क्यों कहेगी भाई उसको कुछ? क्यों? बिल्कुल मतलब लॉजिकल है यार। ही शैल एंटर इन द शूज द पार्टनर, एंटर द शू द पार्टनर ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट। तो ये सब वही चीज है जो हम पढ़ चुके हैं, उसी की समरी है। अब है जब पार्टनर